नमस्कार सभी अभ्यर्थियों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने संदर्भ समूह का अर्थ, उसकी परिभाषाएं तथा संदर्भ समूह की विभिन्न विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन किया था। इस एपिसोड में हम संदर्भ समूह पार्ट 2 में संदर्भ समूह के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। संदर्भ समूह के प्रकार। रॉबर्ट के मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में संदर्भ समूह के कुछ प्रकार बताए हैं। संदर्भ समूह के प्रकारों में पहला प्रकार रॉबर्ट के मर्टन ने बताया है अंतः समूह अथवा स्वयं का सदस्यता समूह संदर्भ समूह के रूप में। हम पूर्व की व्याख्या में समझ चुके हैं कि कुछ ऐसे समूह समाज में होते हैं या कुछ ऐसे समाज होते हैं जहां पर अपने ही सांस्कृतिक मानकों को, अपने ही मूल्यों आदर्शों को, स्वयं के ही व्यवहार प्रतिमानों को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। ऐसे समाज के या ऐसे समूह के सदस्य स्वयं के अंतः समूह को ही या सदस्यता समूह को ही संदर्भ समूह के रूप में चुनते हैं। यह व्यक्ति जब बाह्य मूल्यों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है और स्वयं के मूल्यों को ही श्रेष्ठ समझता है, स्वयं के सांस्कृतिक मानकों और प्रतिमानों को ही बेहतर मानता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने समूह के किसी सदस्य से ही प्रभावित होता है और उसे ही संदर्भ व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है। मर्टन ने संदर्भ समूह का दूसरा प्रकार बताया है बहुल संदर्भ समूह। यहाँ पर रॉबर्ट के मर्टन ने बहुल संदर्भ समूह के भी दो उप प्रकार बताए हैं। पहला परस्पर एक दूसरे के विरोधी संदर्भ समूह और दूसरा एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने वाले संदर्भ समूह। यहाँ पर परस्पर विरोधी जो संदर्भ समूह होते हैं वे इस प्रकार के समूह होते हैं जो अपने प्रतियोगी समूह को या जिस समूह से वे शत्रुता का भाव रखते हैं, दो समूह आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं, उनमें प्रतियोगिता की भावना है, किंतु फिर भी वे एक दूसरे के लिए संदर्भ समूह हो सकते हैं। दो देश आपस में कड़े प्रतियोगी हैं या एक दूसरे से शत्रुता का भाव रखते हैं, बावजूद इसके वे प्रतियोगिता के कारण या शत्रुता के भाव के कारण अपने शत्रु देश से उसके कार्य करने के तरीकों से प्रभावित हो सकते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं। यदि मान लीजिए कि विश्व में कोई ए देश है और कोई एक दूसरा देश बी है, दोनों एक दूसरे के शत्रु देश हैं, एक दूसरे के प्रतियोगी देश हैं, किंतु बावजूद इसके बी देश के जो नीति नियंता हैं, वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, वहाँ के जो शोधार्थी हैं, सरकारी एजेंसियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं और सरकार के मंत्री और अन्य एजेंसियों के या वैज्ञानिकों का वहाँ जो समूह है वो ए देश की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों से सदैव प्रभावित होता है और बी देश के ये सारे प्रमुख लोग ऐसा मानते हैं कि ए देश की नीतियां और कार्यक्रम हमारे देश से कहीं अधिक बेहतर हैं। और इस स्थिति में बी देश के जो समस्त शोधार्थी हैं, जो सरकारी एजेंसियों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हैं और नीति नियंता लोगों का जो समूह है, वह ए देश की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का विस्तृत अकादमिक अध्ययन करता है और अकादमिक अध्ययन करने के पश्चात ए देश की जो तमाम नीतियां हैं उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है, यानी कि क्या वैचारिकी है, क्या फिलॉसफी है, अर्थात क्या दर्शन है, उसको तलाश करते हैं और उसको अपने देश की नीतियों और कार्यक्रमों को निर्मित करने में और उन्हें क्रियान्वित करने में उस आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को आधार मानकर काम करना शुरू करते हैं। तब ऐसा कहा जाएगा कि ए और बी देश आपस में शत्रु होने के बावजूद बी देश ए देश को अपना संदर्भ समूह मान रहा है या मान चुका है। अर्थात ए और बी देश जो आपस में शत्रु हैं, बावजूद उसके बी देश यदि ए देश की युवा नीति से, उसकी खेल नीति से, उसकी विदेश नीति से, उसकी महिला नीति से, वहाँ के वरिष्ठ जनों के लिए जो सुरक्षा कार्यक्रम और नीतियाँ हैं, ए देश के बजट स्ट्रक्चर से हैं, वहाँ की विभिन्न वित्तीय नीतियों से यदि बी देश प्रभावित होकर उसी के सैद्धांतिक आधार को अपनाकर अपने देश की भी नीतियाँ उसी प्रकार से यदि वे बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो बी देश के लिए ए देश संदर्भ समूह है। परस्पर विरोधी संदर्भ समूह को एक और उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई दो फुटबॉल की टीम है, टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम बी में हमेशा सदैव कड़ी प्रतियोगिता रहती है, वे एक दूसरे की विरोधी टीमें भी हैं। यदि ए टीम के सारे खिलाड़ी 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और बी टीम के सारे खिलाड़ी 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस में अपना समय बिताते हैं, तो ए टीम के लिए बी टीम संदर्भ समूह हो सकती है। वे बी टीम के खिलाड़ियों के अधिक प्रैक्टिस करने के प्रतिमान को अपने टीम में लागू करने के लिए प्रेरणा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस स्थिति में टीम बी टीम ए के लिए संदर्भ समूह का कार्य करती है।
ठीक इसी प्रकार से यदि ए टीम बी टीम से भी अधिक समय अपनी प्रैक्टिस में बिताने लगे तो फिर ए टीम भी बी टीम के लिए संदर्भ समूह हो सकती है। इस प्रकार से यह संभव है समाज में कि दो परस्पर विरोधी और प्रतियोगी समूह भी एक दूसरे के लिए संदर्भ समूह हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमने टीम का उदाहरण लिया है, इसे यदि हम और सरल भाषा में या सरल शब्दों में समझें तो हो सकता है कि दो प्रतियोगी टीम आपस में है और एक टीम के सारे खिलाड़ियों के बीच में बहुत अत्यधिक भाईचारा है, उनकी टीम भावना बहुत ज़्यादा अधिक सुदृढ़ है और वे प्रत्येक खिलाड़ी उस टीम के अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों की अपेक्षा टीम के सामूहिक लक्ष्यों और उपलब्धि को ही ध्यान में रखकर अपना प्रदर्शन करते हैं। वे इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारी टीम विजेता होना चाहिए, टीम की उपलब्धियां पहले हैं, व्यक्तिगत उपलब्धियों को वे तवज्जो नहीं देते हैं, ध्यान में नहीं रखते हैं, या व्यक्तिगत उपलब्धियां उनकी सोच के केंद्र में नहीं है। और इन सब टीम की इन सब विशेषताओं से विरोधी टीम भी प्रभावित है और उनके इन व्यवहार प्रतिमानों को यदि विरोधी टीम भी अपनाने लगे या अपना रही है तो विरोधी टीम भी दूसरी टीम के लिए संदर्भ समूह का कार्य करने लगती है। बहुल संदर्भ समूह का दूसरा प्रकार है एक दूसरे को शक्ति प्रदान करने वाले संदर्भ समूह। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी ही स्थिति के समान जिन लोगों की स्थिति है उन लोगों के समूह को संदर्भ समूह के रूप में स्वीकार करता है। यह समान स्थिति विवाह के आधार पर हो सकती है, आयु अवस्था के आधार पर हो सकती है, शैक्षणिक स्थिति के आधार पर हो सकती है, इनकम के आधार पर भी हो सकती है। यदि कोई एक व्यक्ति अपने ही समान इनकम प्राप्त करने वाले लोगों के समूह को अथवा अपने ही समान वैवाहिक स्थिति रखने वाले लोगों के समूह को अथवा अपने ही समान शैक्षणिक स्थिति प्राप्त किए हुए लोगों के समूह को संदर्भ समूह के रूप में स्वीकार करता है तो इस प्रकार के संदर्भ समूह उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के संदर्भ समूह में सदस्यों की आवश्यकताएं, उनकी समस्याएं, उनके संकट और आने वाले समय की उनकी अग्रिम योजनाएं भी समान परिस्थितियों के कारण सामान्यतः लगभग एक जैसी होती हैं। यदि वे एक ही तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यदि उनकी अग्रिम योजनाएं या भविष्य के उनके उद्देश्य या लक्ष्य भी लगभग एक जैसे हैं समान परिस्थिति होने के कारण, तो वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत हो जाते हैं या सामान्यतः एक दूसरे को संदर्भ समूह के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति जिन्होंने पीएचडी की है वे अभी बेरोजगार हैं, तो उन दोनों की समस्या एक जैसी है, उन दोनों की शिक्षा का स्तर भी एक जैसा है और भविष्य के लिए अवसर और उस अवसर को प्राप्त करने के लिए चुनौतियां भी एक जैसी हैं। अग्रिम समय में जब सहायक प्राध्यापक भर्ती की परीक्षा होगी तो दोनों ही पीएचडी धारक अपनी समान परिस्थिति के कारण एक समान संघर्ष की स्थिति में हैं, इसलिए वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा हो सकते हैं। इसी प्रकार से समान आय प्राप्त करने वाले लोग या फिर समान अवस्था प्राप्त करने वाले लोग या समान वैवाहिक स्थिति वाले लोग भी एक दूसरे के लिए प्रेरणा हो सकते हैं या एक दूसरे के लिए संदर्भ समूह हो सकते हैं। संदर्भ समूह का अगला प्रकार मर्टन ने बताया है गैर सदस्यता समूह या बाह्य समूह संदर्भ समूह के रूप में। जब व्यक्ति अपने समूह के अतिरिक्त किसी अन्य समूह को, बाहरी समूह को संदर्भ समूह के रूप में अथवा किसी बाहरी समूह के सदस्य को संदर्भ व्यक्ति के रूप में चुनता है, उसका चुनाव करता है, तो ऐसे संदर्भ समूह को गैर सदस्यता संदर्भ समूह कहते हैं। रॉबर्ट के मर्टन ने संदर्भ समूह का अगला प्रकार बताया है सकारात्मक संदर्भ समूह। समाज में कुछ समूह समाज और समाज के सदस्यों के लिए रचनात्मक, उत्पादक और सदैव कल्याणकारी होते हैं। जब व्यक्ति किसी ऐसे समूह को संदर्भ समूह के रूप में चुनाव करता है तो ऐसे समूह सकारात्मक संदर्भ समूह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई सहकारी समिति या फिर कोई स्वयं सहायता समूह, इस तरह का संदर्भ समूह किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है। कोई एक एनजीओ अथवा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सरकार के साथ में मिलकर लोगों की सहायता करती है या लोगों के सशक्तिकरण के लिए विशेष भूमिका का निर्वहन करती है, ऐसे कार्यक्रम चलाती है जिससे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके। कोई एक सहकारी समिति है जो कि गांव के लोगों को किसी एक विशेष समस्या के निदान के लिए कोई एक कार्य योजना क्रियान्वित करती है, या फिर कोई एक स्वयं सहायता समूह है जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें सूक्ष्म वित्त का प्रबंधन करने का प्रशिक्षण देती है या फिर उन्हें लघु ऋण उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में वह स्वयं सहायता समूह सकारात्मक भूमिका निभाता है। और यदि व्यक्ति ऐसे समूह को संदर्भ समूह के रूप में चयन करता है तो ये सब सकारात्मक संदर्भ समूह के अच्छे उदाहरण हैं।
प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे समूह, संगठन या लोग हो सकते हैं जो सामाजिक मूल्यों और मानकों के विपरीत कार्य करते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, या फिर जो कानून सम्मत उनके कार्य नहीं होते हैं, कानून और विधि और सामाजिक आदर्शों और मूल्यों के विपरीत उनकी गतिविधियां होती हैं, जो समाज के लिए और समाज के सभी लोगों के लिए हानिकारक है किसी न किसी रूप में। जब व्यक्ति किसी ऐसे समूह या ऐसे व्यक्ति का चुनाव संदर्भ समूह या संदर्भ व्यक्ति के रूप में करता है, तो हम इसे नकारात्मक संदर्भ समूह कहते हैं। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी आपराधिक प्रवृत्ति और सोच के कारण किसी आतंकवादी समूह या संगठन से प्रभावित होकर उसे संदर्भ समूह के रूप में चयन कर ले, या किसी डाकुओं की गैंग या फिर किसी चोरों की गैंग को अपने लिए संदर्भ समूह के रूप में उसका चुनाव कर ले। या व्यक्ति कुछ इस प्रकार के भी हो सकते हैं जो नशाखोरी करने वाले या लूटपाट करने वाले किसी लोगों के समूह से प्रभावित होकर उसे संदर्भ समूह के रूप में उसका चुनाव कर ले। नकारात्मक संदर्भ समूह के और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपने संपर्क के किसी रिश्वतखोर या भ्रष्ट सरकारी अधिकारी से प्रभावित होकर उसे अपने संदर्भ व्यक्ति के रूप में उसका चुनाव कर ले, या कोई व्यक्ति अपने संपर्क के किसी कर चोरी करने वाले छोटे या बड़े उद्यमी या व्यापारी से प्रभावित होकर उसे एक संदर्भ व्यक्ति के रूप में चुनाव कर ले। रॉबर्ट के मर्टन ने संदर्भ समूह का एक प्रकार तुलनात्मक संदर्भ समूह बताया है। दरअसल तुलनात्मक संदर्भ समूह एक ऐसा समूह होता है जिस समूह से कोई भी व्यक्ति अपने समूह की हर मामलों में तुलना करता है। वह समूह पड़ोस का भी कोई समूह हो सकता है, या रिश्तेदारी अथवा नातेदारी का भी कोई परिवार समूह हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति अपने पड़ोसी परिवार के व्यवहार प्रतिमानों को सदैव अपने परिवार के जो तौर तरीके, आचार विचार और रहन सहन है उससे तुलना करता है, और वास्तव में वह यह सदैव देखता है कि पड़ोस के घर में कौन सा टीवी आया है, कौन सी नई कार आई है, वे छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं, उनके बच्चे जो हैं वह किस शाखा में हैं, ज्ञान की किस शाखा में स्नातक करने वाले हैं, या किस कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, उनका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है यह भी जानने की कोशिश करते हैं, उनकी बचत की योजनाएं क्या है यह सब जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति हो सकता है कि अपने मामा के परिवार या फिर अपने मौसा के परिवार की जो विभिन्न गतिविधियां और तौर तरीके हैं, उनकी जो जीवन शैली है, उससे अपने परिवार के जीवन शैली की तुलना करता है और उसको आदर्श भी मान लेता है कि मामा और मौसा के परिवार के विभिन्न तौर तरीके क्या हैं, वे किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनके घर में किस तरह के भौतिक उपकरण हैं, वे अपने बच्चों को कहाँ, किस विश्वविद्यालय में या किस शहर में कोचिंग के लिए या पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनके आगे के भविष्य के करियर के अकादमिक लक्ष्य क्या हैं, इन सब चीज़ों की तुलना वह अपने घर से करता है और फिर उनको वह आदर्श मानकर अपना भी लेता है। तब इस तरह के संदर्भ समूह को हम तुलनात्मक संदर्भ समूह कहते हैं। आदर्श मूलक संदर्भ समूह, जब कोई एक व्यक्ति अपने लिए और अपने समूह के लिए कोई एक विशेष या विशिष्ट लक्ष्य तय करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या फिर अपनी और अपने समूह की सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति को ऊपर उठाने के लिए, आर्थिक परिस्थिति को ऊपर उठाने के लिए, या फिर स्वयं के लिए कोई एक नवीन शुरुआत करने के लिए अपने समूह को कोई एक नवीन दिशा में आगे बढ़ाने के लिए किसी एक अन्य समूह को आदर्श के रूप में चिन्हित करता है अथवा किसी अन्य समूह को आदर्श मान लेता है। इस स्थिति में व्यक्ति ने अपने समूह के लिए जिस समूह को आदर्श मान लिया है, जिस समूह की आदर्श समूह के रूप में पहचान की गई है, वह समूह व्यक्ति के लिए और उसके समूह के लिए आदर्श मूलक संदर्भ समूह होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि समाज के किसी एक जाति समूह ने अपने सामाजिक आंदोलन के माध्यम से अपने जाति समूह के सभी सदस्यों को नशाखोरी की प्रवृत्ति से मुक्त कर दिया है और शिक्षा दीक्षा पर, महिला सशक्तिकरण पर बहुत अत्यधिक ध्यान दिया है, और अब वर्तमान में पिछले 2-3 दशकों तक निरंतर प्रयास और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से वह जाति समूह अब समाज में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने का अपना पुख्ता दावा पेश कर रहा है और उसे स्वीकृति भी मिल रही है। तो यह जाति समूह समाज के दूसरे निम्न जाति समूह के लिए एक आदर्श मूलक संदर्भ समूह हो सकता है। अमेरिकन सोल्जर पुस्तक में रॉबर्ट के मर्टन ने संदर्भ समूह के सिद्धांत के साथ में कुछ विशेष अवधारणाओं का भी प्रतिपादन किया है। इनमें एक प्रमुख अवधारणा है, दूसरे विशिष्ट। एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दादाजी जैसा बनना चाहता है
या अपने शिक्षक जैसा बनना चाहता है, या किसी क्रिकेट खिलाड़ी की भांति क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता है, किसी साहित्यकार की भांति बड़ा साहित्यकार बनना चाहता है। तो क्रिकेट खिलाड़ी, साहित्यकार व्यक्ति के लिए उसके दादाजी या फिर उसके मामा जी या स्वयं के पिताजी या उसके शिक्षक दूसरे विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। अर्थात व्यक्ति जिस व्यक्ति के जैसा बनना चाहता है, उनके व्यवहार प्रतिमानों को, उनके तौर तरीकों को, उनकी जीवन शैली को अपना लेता है, उनकी नकल करता है, वे सभी व्यक्ति व्यक्ति के लिए दूसरे विशिष्ट कहलाते हैं। दूसरी अवधारणा प्रस्तुत की है रॉबर्ट के मर्टन ने, अनुरूपता या समरूपता। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे विशिष्ट के तौर पर स्वीकार करता है या फिर किसी अन्य समूह को संदर्भ समूह मान लेता है, तब व्यक्ति उस संदर्भ समूह के सदस्यों के तौर तरीकों को अपना लेता है और उनके व्यवहार करने के तरीकों को नकल करता है या फॉलो करता है। इस स्थिति में व्यक्ति की जो समरूपताएं हैं वे संदर्भ समूह के सदस्यों के साथ में उत्पन्न होने लगती हैं। अर्थात व्यक्ति अपने व्यवहार में, तौर तरीकों में, जीवन शैली में उन्होंने जो आदर्श और मूल्य दूसरे समूह के स्वीकार किए हैं, उसके कारण वह दूसरे समूह के सदस्यों की भांति, अर्थात जो उसका संदर्भ समूह है उसके सदस्यों की भांति वह होने लगता है। इस स्थिति को अनुरूपता या समरूपता की स्थिति कहते हैं। अर्थात व्यक्ति अपने संदर्भ समूह के तौर तरीकों और आदर्शों को अपनाने के कारण संदर्भ समूह के सदस्यों की भांति ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से होने लगता है। इसी को अनुरूपता या समरूपता कहा गया है। प्रतिरूपता या असमरूपता। जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या अन्य समूह को संदर्भ समूह के रूप में स्वीकार करता है, तो वह संदर्भ समूह के सदस्यों की भांति व्यवहार करने लगता है, उनके तौर तरीकों को अपनाने लगता है। इसके कारण वह अपने अंतः समूह के जो प्रतिमान है, जो अंतः समूह के सदस्यों के जो तौर तरीके हैं, अपने सदस्यता समूह की जो विचार प्रक्रिया है और उनके जो व्यवहार करने के तौर तरीके और प्रतिमान हैं, वह उनको छोड़ने लगता है, उनसे दूर होने लगता है। अर्थात वह अपने समूह के तौर तरीके और संस्कृति छोड़ने लगता है और जो संदर्भ समूह है उसके तौर तरीके, प्रतिमान और संस्कृति को अपनाने लगता है। तो इस स्थिति में संदर्भ समूह के साथ व्यक्ति की समरूपता होना शुरू होती है, किंतु अपने समूह और संस्कृति को छोड़ने के कारण अपने समूह के सदस्यों के साथ में उसकी प्रतिरूपता या असमरूपता उत्पन्न होने लगती है। अब बात करते हैं संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष की, अर्थात फंक्शंस ऑफ रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह की अब तक की व्याख्या में दो बातें एकदम से स्पष्ट हो चुकी हैं, तुलना और सापेक्षहीनता। जब व्यक्ति अन्य व्यक्ति या समूह से अपने समूह की तुलना करता है तभी उसे सापेक्षहीनता महसूस होती है। अर्थात जब व्यक्ति यह मान लेता है कि व्यक्ति की स्वयं की और उसके अपने समूह की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति या और भी किसी अन्य पैमाने के आधार पर, जिसके आधार पर व्यक्ति तुलना करता है, उसे जब कमतरी महसूस होती है, उसे जब यह लगता है कि अन्य व्यक्ति या अन्य समूह हमसे श्रेष्ठ है, अर्थात व्यक्ति श्रेष्ठ का अनुसरण करने लगता है जिसे वह अपने से बेहतर समझता है, अपने से हर मामले में श्रेष्ठ समझता है, चाहे वह सामाजिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, सांस्कृतिक स्तर हो या और कोई पैमाना हो। इन पैमानों के आधार पर व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ समूह का, जिसे वह संदर्भ समूह मानता है, उसका अनुसरण करने लगता है। ऐसा करने पर निश्चित रूप से व्यक्ति की प्रगति होती है, समाज में परिवर्तन उत्पन्न होता है, लोगों की सामाजिक गतिशीलता के कारण उनकी परिस्थिति मान में बदलाव होता है, उनकी स्थिति ऊपर की ओर बढ़ती है। यह संदर्भ समूह का सबसे प्रकार्यात्मक पक्ष है। यदि व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से या समूह से तुलना ही नहीं करे और अपने से श्रेष्ठ को तलाशे ही नहीं और उसका अनुसरण ही यदि वह नहीं करे, तो कभी भी समाज में परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो सकता है, समाज में लोगों का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाएगा, प्रगति और विकास के नए आयाम और नए स्तर को समाज प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य समूह का अनुसरण करता है या किसी अन्य व्यक्ति को संदर्भी व्यक्ति मानकर उसका अनुसरण करता है, उसके जैसा बनने का प्रयास करता है और बन भी जाता है, तब वह व्यक्ति अपने अंतः समूह के लिए भी एक रोल मॉडल हो जाता है। अर्थात पहले तो व्यक्ति ने अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति को ऊपर उठाया, उसने अपना विकास और प्रगति के अगले स्तर को उसने प्राप्त किया, उच्च स्तर को प्राप्त किया, और इसके कारण उसके खुद के स्वयं के समूह के लोग भी उसे अपना संदर्भ व्यक्ति या संदर्भ समूह या रोल मॉडल मानकर
फिर उससे प्रेरित होकर वे भी वैसा प्रयास करने लगते हैं, तब पूरे समूह की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव होना शुरू हो जाता है और वे भी विकास और प्रगति के अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए क्रियाशील हो जाते हैं और प्राप्त करते भी हैं। मान लीजिए कि कोई एक गरीब मजदूर किसान परिवार का या निम्न जाति समूह का व्यक्ति यदि खूब मेहनत करके परिश्रम करके कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है, या फिर वह किसी उच्च स्तर की शासकीय नौकरी को प्राप्त कर लेता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चला जाता है, भारतीय राजस्व सेवा में उसका चयन हो जाता है, या राज्य सेवा परीक्षा पास करके वह कोई राज्य सेवा का उच्च अधिकारी बन जाता है, तब उसके अपने दूसरे अंध समूह के, उसके अपने परिवार के युवाओं को भी, लोगों को भी एक प्रेरणा प्राप्त होती है कि यह किया जा सकता है, जैसा इन्होंने किया है हम भी वैसा करके हमारी स्थिति में सुधार और बदलाव पैदा कर सकते हैं। तब व्यक्ति स्वयं अपने अंतः समूह के लिए ही रोल मॉडल हो जाता है और लोगों में एक नई प्रेरणा का वह संचार करता है और पूरे समूह का फिर सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। यह संदर्भ समूह का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अर्थात स्पष्ट है कि यदि हम किसी सामाजिक समूह की या व्यक्ति की बात करें, उसके आर्थिक विकास की बात करें, उसके कल्याण की, उसकी प्रगति की बात करें, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति और दशाओं में सकारात्मक परिवर्तन की, ऊपर की ओर होने वाले परिवर्तन की बात करें, तो इसमें संदर्भ समूह की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संदर्भ समूह के इसी प्रकार्यात्मक पक्ष के कारण सामाजिक दशाओं में बदलाव होता है, समाज का कल्याण होता है, समाज का विकास होता है और सामाजिक परिवर्तन भी उत्पन्न होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि मनुष्य ने आदिम अवस्था से लेकर आज तक, वर्तमान तक जितने भी परिवर्तन प्राप्त किए, जितने भी परिवर्तन को आत्मसात किया है और उसका जो सामाजिक विकास धीरे धीरे निरंतर ऊपर की तरफ होता जा रहा है, निरंतर वह प्रगतिशील मूल्यों को अपनाता जा रहा है, रूढ़िवादिता को मानव और मानव समाज त्यागता जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं संदर्भ समूह की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जितने भी जो सकारात्मक बदलाव होते हैं यह मनुष्यों के द्वारा ही, उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों के कारण ही संभव हो पाता है। और मनुष्य जब यह प्रयास प्रारंभ करता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो प्रयास करने वाले मानव हैं, जो समूह हैं या लोग हैं, वो किसी न किसी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, किसी न किसी समूह को संदर्भ समूह मानकर उसका अनुसरण करते हैं, तभी समाज का कायाकल्प, उसका निरंतर परिवर्धन, परिमार्जन और उन्नयन संभव हो पाता है। अब बात करते हैं संदर्भ समूह के अपकार्यात्मक पक्षों की, अर्थात डिसफंक्शंस ऑफ रेफरेंस ग्रुप। जिस तरह से संदर्भ समूह की सकारात्मक भूमिका होती है समाज के लिए, उसी तरह से कभी कभी ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जिसके कारण संदर्भ समूह समाज के लिए नकारात्मक अर्थात अपकार्यात्मक हो सकते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति या कोई समूह किसी ऐसे समूह या ऐसे व्यक्ति को अपना संदर्भ समूह या संदर्भ व्यक्ति मान ले, या उसे संदर्भ समूह के रूप में उसका चुनाव कर ले, जो कि समाज के लिए नकारात्मक है, देश और दुनिया के लिए वह नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त है, तब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से संदर्भ समूह समाज के लिए अपकार्यात्मक हो जाते हैं। हमारे समाज में निश्चित रूप से सज्जन व्यक्तियों के साथ साथ दुर्जन व्यक्तियों की भी उपस्थिति है। हमारे समाज में आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्ति भी हैं, भ्रष्टाचारी लोग भी हमारे समाज में पाए जाते हैं और आपराधिक किस्म के लोग भी हमारे समाज में, उनकी उपस्थिति भी एक तरह से एक कड़वी सच्चाई है, यह कड़वा सच है कि भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हमारे ही समाज में, हमारे ही आसपास रहते हैं, उनका वजूद भी होता है। यदि भ्रष्टाचारी और आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्तियों से दूसरे लोग प्रभावित हो जाए और उनका अनुसरण करने लगे, तब समाज में एक विचलनकारी स्थिति की शुरुआत हो जाती है और एक के बाद एक लोग उनसे प्रेरणा लेकर निरंतर भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त होते चले जाते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है कि ये लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं, इनकी सामाजिक उत्पादकता भले ही शून्य हो, लेकिन ये अपने आप में आर्थिक सफलता को प्राप्त कर लेते हैं अपराध और भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलकर। तो कुछ लोग अपनी कुंठा के कारण या अपनी गरीबी के कारण या संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण, या हो सकता है कि बार बार परिश्रम करने के बावजूद असफल होने के कारण इन लोगों का अनुसरण करने लगे, तब समाज में भ्रष्टाचार और अपराध की प्रवृत्ति धीरे धीरे पनपने लगती है। यह संदर्भ समूह का एक अपकारात्मक पक्ष हो सकता है। हम देखते हैं, खबरों में सुनते हैं, समाचार पत्रों में सुनते और देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आपराधिक संगठन है, आपराधिक सरगना है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी संगठन है, नक्सलवादी समूह है,
और कई बार हम खबरों में देखते और सुनते हैं कि उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर कुछ लोग अपना घर, व्यापार और अपनी नौकरी छोड़कर उन संगठनों में शामिल होना स्वीकार कर लेते हैं। वहाँ पर वे उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उन संगठनों में शामिल हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां समाज के लिए निश्चित रूप से अपकार्यात्मक हैं। अर्थात जहाँ पर संदर्भ समूह व्यक्ति की उन्नति के द्वार खोलता है, वहीं पर संदर्भ समूह यदि व्यक्ति के लिए ऐसी प्रेरणा का स्रोत बन जाए जिससे कि व्यक्ति नकारात्मक दिशा में गतिशील होने लगे और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाए और जो सामाजिक नियम, कानून और व्यवस्था है उसको भंग करने में एक तरह से अपनी नकारात्मक भूमिका निभाने लगे, तब संदर्भ समूह अपकार्यात्मक हो जाते हैं। संदर्भ समूह के साथ में एक और अपकार्यात्मक पक्ष यह जुड़ा हुआ है कि जब व्यक्ति किसी अन्य समूह को अपना संदर्भ समूह मान लेता है, तब वह उसका अनुसरण करता है, उसकी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति अपने अंतः समूह के सदस्यों से कटता चला जाता है, अर्थात अपने अंतः समूह से उसकी असमरूपता उत्पन्न होती है। कभी कभी ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं कि व्यक्ति का जो अपना समूह है उसके लोग उसे त्याग दें या उसका बहिष्कार करना शुरू कर दें, और व्यक्ति जब दूसरे समूह का अनुसरण करता है और उसकी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, और ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होता भी है कि वह संदर्भ समूह भी उसे अपना सदस्य नहीं माने या उसे पूरी तरह से उसके एक सदस्य के तौर पर मान्यता न दे या उसे स्वीकार नहीं करे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने समूह से भी अलग हो जाता है, उसका अपने समूह से अलगाव हो गया है, अपने समूह के लोगों के द्वारा उसका बहिष्कार किया गया है, और वह दूसरे समूह में जो शामिल होने के लिए उसके जो प्रयास है वे भी विफल हो जाते हैं, और जो दूसरा समूह है वह भी उसे अपने सदस्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक घोर मानसिक परेशानी से, एक घोर सामाजिक दबाव में घिर जाता है, लिप्त हो जाता है। अर्थात इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति मानसिक विकार का शिकार हो सकता है, घोर मानसिक रोगों से घिर सकता है, क्योंकि अपने प्राथमिक समूह से जो उसे सुख और शांति प्रदान करता है, उस प्राथमिक समूह से उसका कटाव हो गया है, वह उससे उसका अलगाव हो गया है। तो इस दंश को व्यक्ति झेल नहीं पाता है, और कभी कभी ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित हो सकता है। यहाँ पर कभी कभी इस प्रकार की भी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति का अपने समूह से अलगाव हो चुका है और उसने दूसरे समूह की सदस्यता प्राप्त कर ली है, जिसे वह संदर्भ समूह मानता था, उस समूह ने भी उसे सदस्य के तौर पर स्वीकार कर लिया है। किंतु जो तौर तरीके, जो व्यवहार प्रतिमान, जो नियमावलियाँ और जो जीवन शैली उसे दूर से बहुत आकर्षक लग रही थी, वह जब संदर्भ समूह में सदस्य के रूप में शामिल हुआ और उसने उस जीवन शैली को अपनाया, उन तौर तरीकों को अपनाया, तब अचानक से ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है, कई लोगों के साथ होता है कि वे समस्त आकर्षण, वे समस्त जो लुभावनी चीज़ें जो उसे उस समूह में आने के लिए प्रेरित कर रही थी, जिसके लिए वह उतावला था, वह सारा का सारा आकर्षण क्षण में भंग भी हो सकता है। उसे वे तमाम तौर तरीके अचानक से खराब भी लगने लग सकते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति इसलिए असहज हो जाता है क्योंकि वह जिस नई संस्कृति में, जिस उत्सुकता के साथ में आया है, अब वह उसे सहज रूप से अपना नहीं पा रहा है, वह उसके साथ में समन्वय उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, नए समूह में उसका तालमेल नहीं उत्पन्न हो पा रहा है, इसलिए वह असहज है। अब वह पुनः, उसके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि मुझे यह संस्कृति, यह समूह छोड़ना है, मुझे फिर से पीछे जाना है। लेकिन एक सबसे बड़ी दुखद समस्या है, दुखद पहलू यह है कि उसके लिए अब फिर से अपने पुराने समूह में, अपने अंतर समूह में लौटना, प्रवेश करना उसके लिए सामाजिक रूप से उतना आसान नहीं रह जाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति ने अपनी समूह संस्कृति को त्याग दिया है, नई समूह और संस्कृति में वह तालमेल स्थापित नहीं कर पा रहा है, वह उसे फिर से छोड़ना चाहता है, अपनी पुरानी संस्कृति में लौटना चाहता है, लेकिन अपनी इस वास्तविक रूप से उत्पन्न हुई असहजता के कारण वह सामाजिक रूप से उलझ चुका है। अब वह न छोड़ सकता है उसे, न पूरी तरह से आत्मसात कर सकता है, न फिर से अपनी पुरानी संस्कृति को सहज रूप से अपना सकता है। तो यह परिस्थितियां भी व्यक्ति के लिए दुखदायी, कष्टकारी होती हैं। उदाहरण के लिए कोई ग्रामीण जीवन व्यतीत करने वाला कोई व्यक्ति किसी शहरी जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति से प्रेरणा लेकर, या अपने ग्रामीण जीवन के अभावों से त्रस्त होकर उसे इस तरह का निर्णय लेते हुए आप देख सकते हैं कि उसने गांव की ज़मीन बेच दी है और अब वह शहर में व्यापार करने के लिए पैसा छुटा करके चला गया है। लेकिन अब वह शहरी जीवन की भागदौड़ भरी जिंदगी, वहाँ के कोलाहल से
और वहाँ की जल्दबाजी की ज़िंदगी से है वह धीरे धीरे तंग आने लगता है। उसे महसूस होता है कि इससे बेहतर जीवन तो गांव में सुख और शांति का था। किंतु अब वह पुनः गांव में नहीं लौट सकता है, क्योंकि गांव के लोगों का भी दबाव उसके ऊपर होगा कि गए क्यों थे और फिर से क्यों आ गए हो, और वहाँ पर उसका जो ठिकाना था, उसकी जो कृषि भूमि थी, उसका जो घर था, वह उसे भी बेच चुका है। अब वह शहर में नहीं चाहते हुए भी, मन से नहीं चाहते हुए भी उस ज़िंदगी में उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी को वहीं पर व्यतीत करना पड़ेगा। उससे अपनी ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें भोगना पड़ेगी जिसको वो भोगने के लिए अब तैयार नहीं है। वो समन्वय भी नहीं बैठा पा रहा है शहर की ज़िंदगी से, लेकिन वहाँ रहना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो यह स्थितियाँ इस प्रकार की व्यक्ति के लिए गलत संदर्भ समूह के या जल्दबाजी में संदर्भ समूह के चुनाव करने के कारण व्यक्ति के लिए और समाज के लिए अकार्यात्मक हो जाती हैं या होती हैं। संदर्भ समूह का एक और अकार्यात्मक पक्ष यह भी हो सकता है कि कभी कभी समाज में ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण समाज में व्यापक और बृहद स्तर पर प्रतियोगिताएं शुरू हो जाती हैं, और इन व्यापक और बृहद स्तर की प्रतियोगिताओं के कारण मानव समाज में कई सारी विचलनकारी और नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। उदाहरण के लिए निरंतर यूपीएससी की परीक्षा के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की जो परीक्षाएं हैं, आईआईटी, नीट और जी, इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या साल दर साल निरंतर बढ़ती ही जा रही है। लाखों अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं, और प्रतिवर्ष इन अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के कारण प्रतियोगिता कड़ी होती जा रही है। प्रतियोगिता व्यापक स्तर पर उत्पन्न हो गई है, और इस प्रतियोगिता में शामिल अभ्यर्थी कई बार अवसाद का शिकार हो जाते हैं। हम आए दिन खबरों में पढ़ते देखते सुनते हैं कि यूपीएससी का अभ्यर्थी, नीट, आईआईटी, जी परीक्षा की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी परीक्षा के दबाव के कारण, असफलता के भय के कारण या सफलता प्राप्त करने के दबाव के कारण आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। यह संदर्भ समूह का एक तरह से अपकार्यात्मक पक्ष है। अर्थात संदर्भ समूह समाज के लिए सृजनकारी और उत्पादक तो है ही, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं कि संदर्भ समूह समाज के लिए विध्वंसकारी भी हो सकते हैं। समाज में यह नए संघर्षों को जन्म देने वाले भी हो सकते हैं। समाज की सुख, शांति और जो एक स्थापित व्यवस्था है उसके हनन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सामाजिक विचलन के लिए भी संदर्भ समूह जिम्मेदार हो सकते हैं। संदर्भ समूह से संबंधित हमारा यह दूसरा एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अध्ययन के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ में। आप सभी का समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।